दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10वीं का जो है भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। चैप्टर नंबर 6 है, जो कि आपकी इस बार टर्म 2 में भी आ रहा है। तो चैप्टर का नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग है। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो नोट्स है, एक तरह से आपको इसमें जो है क्वेश्चन आंसर के लिए भी एक मिल जाएगा कि आपके हर एक तरह के क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपके नोट्स क्लियर हो जाएंगे और जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं हुआ तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि जो है आपके और भी जो दोस्त है वो आपके से अच्छे नंबर तो नहीं, लेकिन आपके इतने नंबर ले ही आए। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि हमने देख लिया तो भाई दूसरे को नहीं दिखाएंगे, क्या पता वो मेरे से ज़्यादा ले आए। कोई बात नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं है, आपके पास तो ले ही आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ेंगे आराम से। रुक जाओ, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वीडियो और आगे देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नाम है, चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। क्या है ये विनिर्माण उद्योग? सबसे पहले तो चैप्टर का नाम हम समझते हैं हर एक वीडियो में कि चैप्टर का नाम है विनिर्माण। अब विनिर्माण का अर्थ क्या है? देखिए, विनिर्माण जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और एक है निर्माण। एक तो हमारा बी हो गया और दूसरा है निर्माण। उद्योग, उद्योग पता ही है, फैक्ट्रियाँ। उद्योग तो आपको पता ही है, इतने होशियार तो आप हो ही, क्योंकि आप औसत ज्ञान की वीडियो देखते हो। तो उद्योग का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्रियाँ हो गई। अब एक विनिर्माण क्या है? तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादक में परिवर्तित कर, जो कच्चा पदार्थ है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादक में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने को विनिर्माण कहते हैं। कोई भी कच्चा पदार्थ, यानी कच्चा पदार्थ सब किसको कहते हैं? देखिए, अभी सारे डाउट क्लियर होंगे, अभी तो बस वीडियो शुरुआत हुई है, सारे डाउट एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, कच्चा पदार्थ क्या है? कच्चा पदार्थ होता है कि कोई भी सामान जिससे कि मतलब मान लिया जाए, अगर आप अपने घर में हम बात करते हैं, हम अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर बात करते हैं, तो भाई घर में आपके रोज़ खाना बनता है। अगर आपके घर में दाल बनता है तो दाल के लिए कच्चा पदार्थ क्या है? कच्चा पदार्थ वो जो, अगर आपके यहाँ चावल बनता है तो जब चावल बन जाता है तो वो तो एक नया पदार्थ बन गया, एक नया चीज़ बन गया। लेकिन उसका जो कच्चा माल है वो क्या है? कच्चा माल है चावल। जो चावल आपके घर में पका, जो चावल है जो आपने खरीद के लाया, तो वो चावल कच्चा माल है। तो किसी भी फैक्ट्री के लिए, मान लिया जाए कोई चीनी की फैक्ट्री है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या हुआ? उसके लिए कच्चा माल हुआ गन्ना, क्योंकि गन्ने से बनती है चीनी। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादक में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने को विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि लौह अयस्क से लोहा। लोहा, देखिए यहाँ पर लौह अयस्क से लोहा, अब है दो शब्द है, लौह अयस्क और लोहा। आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो लोहा जो है लौह अयस्क से बनता है। लौह अयस्क जो है वो कच्चा माल है और उससे बनाया जाता है लोहा। इस्पात, बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो ये तो हमने कर लिया। अब चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे सारे डाउट जो है क्लियर होते जाएंगे। अब विनिर्माण उद्योग का महत्व, भाई क्या है ये विनिर्माण उद्योग? इससे क्या महत्व है इसके? क्या इससे मेरे को क्या बिगड़ रहा है? क्या अपने को फ़ायदा इससे हो रहा है? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसके फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला है, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। विनिर्माण उद्योग जो है कृषि के आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण क्या होता है? उसका जो है मॉडर्निफिकेशन, उसको और मॉडर्न करना, मतलब उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना। तो कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। दूसरा है रोजगार उपलब्ध कराता है। भाई अगर कोई फैक्ट्री खुली है तो वहाँ पे लोग काम भी करेंगे, क्योंकि है तो उद्योग ही ना। विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, उद्योग का मतलब फैक्ट्री, तो रोजगार भी उपलब्ध होगा जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ खुलेगी। तीसरा, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। अपने हमने क्या देखा कितने जगह, अब अपनी शहर की बात करें तो आप अगर उदाहरण ले, मान लिया जाए आप उदाहरण ले एक बिहार का ले लें और दिल्ली का ले लें, तो आप क्या देखते हैं कि बिहार में जो है वो बहुत कम नौकरियां हैं, बहुत कम फैक्ट्रियां हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। तो ये देखिए, क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय, बिहार में देखिए कम नौकरी है, दिल्ली में ज़्यादा है, तो ये हो गया क्षेत्रीय असमानता। तो इसको कम करेगा। अगर मान लिया जाए दिल्ली में भी खूब सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन कल को अगर बिहार में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगे, तो क्या होगा? इससे जो है दोनों में असमानता कम जाएगी, हमें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्यों आएंगे दिल्ली? अरे भाई, फिर हम दिल्ली क्यों आएंगे? हम बिहार में ही रहेंगे, टेंशन की क्या बात है? फिर दिल्ली आने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है फिर दिल्ली आने से। बिहार में ही नौकरी करेंगे, नून रोटी खाएंगे, बिहार में ही बिताएंगे। चौथा है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक। फैक्ट्री लगती है तो
एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे सामान बनता है तो दूसरे देशों में भी जाता है, इससे जो है विदेशी मुद्रा भी होता है। बेरोजगारी और गरीबी कम होती है, बेरोजगारी गरीबी कम हो जाती है उस क्षेत्र में, देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। तो 6 पॉइंट हमने कितने सरल तरीके से पढ़ लिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर है रोजगार उपलब्ध कराना, बात वही है। यहाँ पे कह रहा है बेरोजगारी और गरीबी को कम करना, रोजगार उपलब्ध होगा तो गरीबी कम होगा। अब कितने लोग होते हैं ना पेपर में लिखते नहीं है, कहते हैं अरे मैंने तो ये लिख ही दिया, बेरोजगार को कम करना, रोजगार उपलब्ध करवाना। तो कम करना लिखना क्या जरूरी है भाई? अगर हमें पॉइंट में दे रहा है तो हमें नंबर बटोरने हैं, हमें नंबर बटोरने हैं, हमें सामने वाले को मूर्ख बना के नंबर लेना है। देखो कितनी आसानी से मूर्ख बनाया है, एक तरफ कह रहा है रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरी तरफ कह रहा है बेरोजगारी को कम करना। बात तो एक ही है लेकिन पॉइंट बन गए दो। तो इस तरीके से आपके पॉइंट लेने हैं। चलिए दूसरा करते हैं, कृषि और उद्योगों को एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कृषि और उद्योग जो है एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे पर निर्भर रहना, पूरक का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर रहना। पहला है कृषि, जैसे अगर आप अपनी उदाहरण लो तो मैं और आप एक दूसरे पे पूरक हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तभी मैं हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, आप मेरी वीडियो को नहीं देखते हो, तो फिर मैं भी थोड़े दिन बाद हट जाऊँगा, यार भाई कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, गजब बेइज्जती हो गई अपनी। फिर क्या ज़रूरत है इस पे आने की? बेइज्जती नहीं करवानी है ना। तो यार अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तब मैं हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं क्यों रहूँगा? दूसरी बात, अगर मैं हूँ तो ही आप देख रहे हो, अब मैं डालूँ ही ना तो आप कैसे देख लोगे? तो ये हो जाता है। अब है कृषि आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। इसमें का क्या पहला पॉइंट है? इसके पे पहला पॉइंट है कि कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यह उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि का निर्माण करता है। इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप बनाती है, उर्वरक बना देती है, कीटनाशक बना देती है, दवाएं बनाती है, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि किसान की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक दूसरे पर निर्भर है ना, हमने पढ़ लिया 2 पॉइंट। तीसरा अब है कि औद्योगिक औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व, औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व। औद्योगिक क्या है? यानी फैक्ट्रियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व। अगर आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ है प्रभावित का मतलब है कि आपको जो है वहाँ से हटा सकती है, फिर आने आप किन किन चीज़ों को देख के वहाँ फैक्ट्री लगाओगे। अगर मान लीजिए आप कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप सबसे पहले वहाँ क्या क्या देखोगे? तो सबसे पहले तो कच्चे माल की उपलब्धता। सबसे पहले तो देखेंगे भाई, अगर फैक्ट्री खोल रहा हूँ मैं, अगर एक चीनी की फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो वहाँ पर गन्ना का खेत है कि नहीं। अब गन्ना का खेत रहेगा ही नहीं, ये चीनी का फैक्ट्री खोल देंगे, की फ़ायदा है? ऐसे ही रह जाएंगे फैक्ट्री खोल के, कोई काम होगा और बर्बाद हो जाएगा पैसा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे। दूसरा दूसरा क्या देखेंगे? पूंजी, पैसा है कि नहीं हमारे पास। अब पैसा है नहीं जेब में और चल दिया फैक्ट्री खोलने के लिए तो बुड़बे न करेगा। खाए के रोजी नहीं है, अब फैक्ट्री खोलने चले जाएगा तो बुड़ेगा ही। पूंजी रहना चाहिए। तीसरा है ऊर्जा के साधन, मतलब बिजली उजली भी रहना चाहिए भाई, वहाँ पे बिजली पानी रहना चाहिए। अब बिजली रहबे न करेगा तो हमको मशीनें न चलेगा, तो गन्ना कहाँ बनेगा? बैठ के वहाँ दिन भर पसीना चुआएंगे, दिन भर मक्खी मारेंगे बैठ के फैक्ट्री में। तो बिजली भी रहनी चाहिए। श्रमिक, कुशल श्रमिक और की उपलब्धता। अब काम करने वाला भी तो रहना चाहिए, काम है तो काम करने वाला भी तो रहना चाहिए, नहीं तो काम करने वाला नहीं रहेगा तो डूब जाएगा इसी फैक्ट्रियाँ। और पाँचवा बाजार। चलो भाई मेरे पास कच्चे माल है, पूंजी है, ऊर्जा का साधन है, श्रमिक भी है, अब बाजारिये है, क्या करेंगे? क्या होगा फिर? सब बर्बादी न होगा। तो बाजार भी रहना ज़रूरी है ताकि आसपास हम उस सामान को बेच सकें। तो ये आपका हो गया होगा क्लियर। आई होप कि आपका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, फिर से हम छोटी छोटी वीडियो बना के डाल देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए हमारा क्या मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका और मेरा क्या है कि मेरा जो है मैं पढ़ता हूँ तो मेरा जो है ये खुद क्लियर होता है। तो पहली बात तो आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीयकरण भी प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक टॉपिक आया है कि औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। क्या है भाई ये नगरीकरण? क्या है हमें क्या इतना भड़का रहे हो? चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि नगर उद्योगों को बाजार तथा अन्य सुविधाएं, नगर जो है वो नगर यानी नगर मतलब शहर होता है,
शहर। तो कह रहा है शहर जो है उद्योगों को बाजार तथा अन्य सुविधाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, परिवहन यानी न, जाने आने का साधन, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकीकरण एवं नवी नगरीयकरण साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार क्या है कि औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, यानी जहाँ उद्योग होंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ भी उद्योग होते हैं वहाँ आसपास बाजार लग ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाजार एक तो सबसे पहले कि जहाँ बाजार रहेगा वहीं उद्योग रहेगा, और जहाँ उद्योग रहेगा वहाँ बाजार लग ही जाएगा। भाई जहाँ गन्ना है वहाँ जो है मिलें खुलेंगी ही, जहाँ चीनी है वहाँ चींटी आएंगी ही, और जहाँ चींटी है वहाँ समझ जाइए कि चीनी ज़रूर होगा आसपास। तो ये दूसरा एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। अब आता है उद्योगों का वर्गीकरण। भाई बहुत सारे उद्योग हैं हमारे देश में, तो इनका वर्गीकरण कैसे होता है, किन आधार पर इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले तो प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर सबसे पहले हम बांटते हैं इसको कच्चे माल के आधार पे, कि मतलब हम जो है हमने देखा कि दो तरह के कच्चे माल होते हैं। एक तो कृषि आधारित यानी कृषि से प्राप्त कच्चा माल, जैसे अभी हम गन्ने की बात कर रहे थे, तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, और भी जैसे है, जैसे गेहूँ हो गया, जैसे एक बिस्किट की कंपनी है, तो वो गेहूँ उसके लिए कच्चा माल है, गेहूँ से बनेगी बिस्किट। तो ये हो गया, तो ये क्या है, ये हमें कृषि से प्राप्त हुआ ना, तो ये तो हो गया कृषि आधारित। जो उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करता है, यानी जो उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, वनस्पति तेल उद्योग आदि, ये सब जो है ये तो कृषि आधारित उद्योग है। ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। दूसरा क्या है, खनिज आधारित उद्योग। तो जो उद्योग खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सीमेंट, मशीन, औजार बनाने वाले उद्योग, तो ये हो गया खनिज आधारित उद्योग। अब है, पहला तो हमने देखे कृषि के को किस तरह से बांटा। सबसे पहले हमने बांटा कच्चे माल के आधार पर। सबसे पहले हमने, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कच्चे माल के आधार पर। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या है कि जिनके उत्पादन को दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा व एल्यूमिनियम प्रगलन। ये सब जो है आधारभूत, यानी ये जो है दूसरे उद्योग को आधार देते हैं, जैसे मशीनें बनती है इनसे। तो एक तरह से जो है कोई भी उद्योग हो तो ये तो ज़रूरी है, लोहे की मशीनें रहेगी तभी कोई भी उद्योग चलेगा, चाहे वो एक बिस्किट बनाने वाली हो, चाहे वो चीनी बनाने वाली हो। तो ये हो जाता है। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका जो उत्पाद है सीधे जो है डायरेक्ट बन जाता है, जिनका उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग हेतु होता है। देखिए उद्योगों की भूमिका के आधार पे क्या है कि एक उद्योग तो ऐसा है जिससे कि हम डायरेक्ट हम उपभोक्ता इसका उपयोग नहीं करते। अब जैसे लोहे का कोई चीज़ बना, मशीन बना, तो हम इसका उपयोग थोड़ी करेंगे। मशीनों का उपयोग क्या करेगी, दूसरी फैक्ट्रियाँ करेगी। तो ये तो है दूसरे फैक्ट्रियों को जो है दे रहा है आधार। दूसरा है ऐसे उद्योग जिनका उपयोग जो है उपभोक्ता स्वयं करती है, डायरेक्ट उपभोक्ता ही करती है, तो वो हो गया उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी, कागज, सिलाई मशीन, ये सब हो गया। इसी में आता है तीसरा पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर तीसरा है, तो पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग। जिन उद्योगों में अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक किया जाता है उसे लघु उद्योग कहा जाता है। और दू, उसमें दूसरा है बृहद उद्योग। जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक होता है उन्हें बृहद उद्योग कहा जाता है। तो ये सब याद रखने की चीज़ है, आपको याद करना है ये सब। अब है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र, ये तो आपको पता ही है, इन उद्योगों की सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा संचालित किया जाता है, यानी सरकारी। उदाहरण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके दो उदाहरण हैं। दूसरा है निजी उद्योग। जिन उद्योगों को स्वामित्व तथा संचालन किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब एक उद्योग होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग क्या है कि जिन उद्योगों को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र, यानी राज्य सरकार भी और प्राइवेट भी दोनों मिलकर चलाया जाता है ना, उसको कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसी के अलावा है चौथा सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या है कि जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक अथवा श्रमिक या दोनों के हाथ में होता है, इनमें लाभ हानि विभाजन भी अनुपातिक होता है। उन्हें
उन्हें जो है सहकारी उद्योग कहते हैं। यानी कि जिसमें कि जैसे सरकारी भी नहीं है, वो है एक तरह से प्राइवेट ही, लेकिन उसमें एक नहीं बहुत सारे जो है मालिक हैं। जैसे हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। अब इसमें क्या होता है कि जो गन्ना उपजाते हैं उन्होंने ही बहुत सारे लोगों ने मिलकर खोल दिया है, और सब जो है प्रॉफिट बांट लेते हैं आपस में। तो ये हो गया केरल के नारियल आधारित उद्योग में। केरल में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहला तो इसका उदाहरण जो है ना, एक सबसे अच्छा, वो क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ये अमूल दूध। अमूल दूध जो है ये इसी का उदाहरण है, सहकारी उद्योग। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है पर्सनल, ये जो है गुजरात के बहुत सारे जो है किसानों ने मिलकर स्टार्ट किया था अमूल डेयरी। तो ये इसका उदाहरण है सबसे मेन। अब है सूती वस्त्र उद्योग। अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र ही सीमित थे। आरंभ के वर्षों में हमने देखा क्या कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही स्थित थे, क्योंकि वहाँ जो है कपास की खेती होती थी। यहाँ कपास बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता। पत्तन मतलब क्या होता है, पतन मतलब होता है बंदरगाह, यानी नाव से जो जाता है ना एक्सपोर्ट। तो क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो है समुद्र के किनारे है, तो वहाँ से जो है इसको बना के दूसरे देशों में भेजने में आसानी होती थी। तो ये सुविधाएं थी, तो इसीलिए जो है वहाँ ही होता था जो प्राचीन काल में। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे होता तो यही था खेती, लेकिन जो अलग अलग हमारे देश में आपने पढ़ा होगा कि सूती वस्त्र का जो है जो कारीगरी होता था वो बहुत ही अच्छी थी। राजस्थान में अलग तरह की कारीगरी होती थी, गुजरात में अलग तरह की कारीगरी होती थी, उत्तर प्रदेश में अलग तरह की कारीगरी होती थी। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे जो है, और फिर जलवायु भी एक प्रमुख कारण है। जलवायु चेंज हुआ तो धीरे धीरे जो है हर जगह जो है इसकी खेती होने लगी कपास की, और इस तरह से जो है मिलें भी फैलने लगी। अब है कि बुनाई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग में जो है सुधार की आवश्यकता क्या क्या है, तो सबसे पहला तो है अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करना। जैसे विद्युत आपूर्ति जो है कट कट के नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट अनियमित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नियमित होना चाहिए ताकि काम ना रुके। दूसरा, नई मशीनरी का उपयोग की आवश्यकता है। मशीनें बहुत ही पुराने हैं हमारे पास। तीसरा है कम श्रमिक उत्पादकता में सुधार। जो है क्या होता है कि हम बहुत ही कम उत्पादन करते हैं, हमें और करना पड़ेगा। चौथा है कृत्रिम वस्त्र उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। एक तो इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो कृत्रिम वस्त्र है, यानी जो मशीनों से बन रही है, जो सूती सिल्क वस्त्र है, उससे मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये भी, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। दूसरा है पटसन उद्योग। पटसन यानी जिसको जूट भी कहते हैं। तो जूट उद्योग के बारे में क्या है कि पटसन पर्यावरण अनुकूल तथा जैव निम्नीकरण पदार्थ है। आपको पता है कि पटसन को जो है खेतों में उगाया जाता है, पटसन की खेती होती है। तो ये जो है पर्यावरण के अनुकूल है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। तथा जैव निम्नीकरण यानी जो है ये जो है इसका जो है अपचयन हो जाता है, ये जो है सड़ गल जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक से होती है, या फिर आप जो साड़ी का उपयोग करते हैं, सिल्क साड़ी, तो जैसे उसमें होता है कि वो गलता नहीं है जल्दी, तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है पटसन यहाँ होती है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है पटसन का कौन, भारत है। और बांग्लादेश जो है भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, यानी निर्यात करने वाला है, दूसरे देशों में बेचने वाला है। अब है अधिकतर पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पे ही स्थापित हुए। हमने क्या देखा कि जो अधिकतर पटसन है उसकी खेती जो है हुगली नदी के किनारे ही होती है। अब इसके क्या कारण है, तो सबसे पहला इसका कारण हो जाएगा पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। हुगली नदी के किनारे इसलिए होती है ताकि क्योंकि वहाँ जो है पटसन जो है पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे ही क्यों है। हमसे पूछा गया कि जो अधिकतर पटसन उद्योग है, पटसन की फैक्ट्रियाँ हैं, वो हुगली नदी के किनारे ही है, क्यों है। तो सबसे पहले था कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, क्योंकि हुगली नदी के आसपास ही जो है पटसन की खेती होती है। तो मैंने क्या कहा, जहाँ चीनी रहेगी वहीं चींटी जाएगी, तो वहाँ पे खेती होती है, इसलिए पटसन का उद्योग भी वहीं है।
दूसरा है सस्ता जल परिवहन। वहाँ जो है हुगली नदी जो है, क्योंकि बगल में ही हुगली नदी है, वो जो है उधर से नाव वाव चलते हैं, तो नाव द्वारा जो है दूसरे देशों में भेजा जाता है सामान, और सबसे सस्ता भी है, तो सस्ता जल परिवहन है। तीसरा है सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत है, तो हुगली नदी यानी बंगाल में भी जो है बहुत सारी जनसंख्या से बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो वहाँ जो है सस्ते मिल जाते हैं श्रमिक। चौथा है निर्यात के लिए पत्तन उपलब्ध होना, यानी दूसरे देश में भेजने के लिए बंदरगाह है। और पाँचवा है कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए प्रचुर जल की आवश्यकता। और पाँचवा सबसे मुख्य कारण तो ये है ना कि पटसन को की खेती के लिए जो है ना पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे जो है हुगली नदी में पानी होता है, तो इससे जो है इनको बहुत आसानी होती है, इसलिए भी जो है पटसन उद्योग वहीं पे है। अब है कि पटसन उद्योग की चुनौतियाँ, इसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहले तो चुनौती सबसे बड़ी यह है कि कृत्रिम वस्तु तथा पटसन उत्पादक अन्य देशों की कड़ी स्पर्धा। सबसे पहले जो कृत्रिम वस्त्र बन रहे हैं, जो सिल्क के वस्त्र हो रहे हैं या फिर पॉलीमर के जो साड़ियाँ बन रही है, तो इससे इसका बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा हो रहा है, यानी कंपटीशन हो रहा है। सबसे बड़ी इसमें यही जो है चुनौती है। अब है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग पढ़ते हैं, चीनी उद्योग क्या है। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत जो है चीनी में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। उस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। जो चीनी उद्योग है उसमें जो कच्चा माल यानी गन्ना जो होता है बहुत ही भारी होता है, तथा धुलाई के दौरान इसमें मौजूद सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। और जब इसकी धुलाई होती है, यानी जब इसको पीटा जाता है ना, तो इसमें जो मौजूद सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज जो है ना एक तत्व होता है, उसके अंदर जो है सुक्रोज, गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा जितनी अधिक होगी ना चीनी उतनी बनेगी। सुक्रोज एक जो मैं बता रहा हूँ ना कि एक अंदर जो है सुक्रोज ही मेन रूप से जो है चीनी का रूप लेता है। तो जब गन्ने की ढुलाई होती है ना तो सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। उद्योग मौसमी है, और ये जो उद्योग है ना, क्योंकि गन्ने की खेती साल भर तो होती नहीं है, तो ये मौसमी है, यानी किसी एक ही मौसम में कटती है, इसलिए इसमें जो है साल भर तो फैक्ट्रियाँ चलती नहीं है। तो ये जो है सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट के लिए खोलेगा वो तो अपने फ़ायदा देखेगा, उसको साल भर फैक्ट्री चलेगी नहीं तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो सरकार के लिए ये ठीक है। अब है विगत कुछ वर्षों में, यानी पिछले कुछ वर्षों में, विगत का मतलब होता है पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो है चीनी मिलों की संख्या जो है पश्चिमी व दक्षिणी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में क्यों बढ़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहला कारण क्या होगा, क्योंकि इन राज्यों में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होना। इन राज्यों में जो है गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा जो है अधिक है। क्यों है? क्योंकि जलवायु अनुकूल है। इन राज्यों में सहकारी समितियां अधिक सफल हुई है। और मेन कारक ये भी है कि इन राज्यों में जो है लोग जो है एक दूसरे में जो है आपस में मिलकर जो है सहकारी, मैंने पढ़ा था ना कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर फैक्ट्री खोलते हैं, तो इन राज्यों में जो है लोग ऐसे काम कर रहे हैं, सफल हुआ है ये सहकारी समितियाँ, इस वजह से भी है। अब चीनी उद्योग के लिए चुनौतियाँ, चीनी उद्योग के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहले चीनी उद्योग का अल्पकालीन होना। चीनी उद्योग का अल्पकालीन होना यानी साल भर तो होता नहीं है। सबसे बड़ी उपयोग मुश्किल तो इसके लिए ये है जब मौसम में गन्ना होता है तभी होता है। पुरानी तथा असक्षम तकनीक, तकनीकें जो है पुरानी है और असक्षम तकनीक है, इसका इस्तेमाल होता है। परिवहन असमक्षा तथा गन्ने का समय पर कारखाने में नहीं पहुंचना। परिवहन असक्षमता, परिवहन के लिए अच्छे रोड नहीं है, ना ही अच्छे बसें हैं, ना ही ट्रेनें हैं, और समय पर कारखाने में भी नहीं पहुंच पाती है गन्ना। गन्ने का अधिकतर इस्तेमाल ना कर पाना, और गन्ने का जो है अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है ना, इसलिए भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अब है खनिज आधारित उद्योग। अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहले है लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग यह एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के व माध्यम उद्योग इनके बनी मशीनरी पर और औजारों पर निर्भर है। इस्पात की खपत को तथा उत्पादन को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है।
लौह इस्पात निर्माण। अब लौह इस्पात निर्माण कैसे होता है? तो लौह इस्पात निर्माण के लिए अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का प्रयोग 4:2:1 अनुपात में होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है। अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में संकेंद्रित है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क कम लागत तथा उच्च कोटि में प्राप्त होता है। यहाँ सस्ते श्रमिक हैं और बाजार की उपलब्धता भी है। अब है एल्यूमीनियम प्रगलन। एल्यूमीनियम प्रगलन क्या है? बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग कर एल्यूमीनियम बनाने की प्रक्रिया। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर एल्यूमीनियम बनाने की प्रक्रिया जो है एल्यूमीनियम प्रगलन कहलाती है। अब अगला आता है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग क्या है? यह उद्योग दो प्रकार के रसायन उद्योग जो है दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक उद्योग, पहले तो अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित है, जिनका प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, गोंद, रोगन आदि बनाने में किया जाता है। और कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जिनका उपयोग वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ, औषधीय रसायन बनाने में किया जाता है। अब इसके बाद आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या है कि सीमेंट का प्रयोग निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डा तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु किया जाता है। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, कोयला, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत का पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में आसानी से निर्यात किया जा सकता है, जहाँ इसकी मांग अधिक है। और अब है सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। बेंगलुरु को भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। इन उद्योगों में अधिक रोजगार सृजन हुआ, जिसने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। इस उद्योग में बीपीओस विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। और इस चैप्टर में जो है कोई भी डाउट हो आप ज़रूर कहिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो ये हमें बताइएगा। और इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर भी करेंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार। अब कितनी बार मैं बोलूँ, आपको खुद भी लगना